अभी इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स के कितने रूप हैं। फिज़िक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि फिज़िक्स को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने इसके पहले अभी हम लोग को पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फिज़िक्स के वर्गीकरण किस तरह से करते हैं, इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिज़िक्स। जैसा कि आप देख रहे हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हम लोग फिज़िक्स को बेसिकली हम लोग समय के आधार पे मुख्य रूप से बांटते हैं। पहले को हम लोग चिर सम्मत भौतिकी और दूसरा आधुनिक भौतिकी कहते हैं। इसे इंग्लिश में माइक्रोस्कोपिक फिज़िक्स और माइक्रोस्कोपिक फिज़िक्स भी कहते हैं। दूसरा जो है हम लोग इसको क्लासिकल फिज़िक्स और मॉडर्न फिज़िक्स भी कहते हैं। क्लासिकल फिज़िक्स इसलिए कहते हैं कि 1900 ईस्वी के पहले का जो भी फिज़िक्स है, इसके प्रमुख वैज्ञानिक न्यूटन हुए हैं, तो हम लोग 1900 ईस्वी के पहले के कोई भी जो है विज्ञान के बारे में अगर पढ़ते हैं तो उसे हम लोग चिर सम्मत भौतिकी में हम लोग पढ़ते हैं। और 1900 के बाद का जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन, मैक्स प्लैंक वगैरह हुए हैं, उनके बारे में अगर उन्होंने जो हमें बताया उसको पढ़ते हैं तो हम उसको मॉडर्न फिज़िक्स में पढ़ते हैं। हमारा जो फिज़िक्स का पूरा जो बंटवारा करते हैं हम लोग ये देखते हैं, हम लोग जो क्लासिफिकेशन इसको करते हैं तो हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि इससे हम लोग एनर्जी के जो विभिन्न रूप है, आप लोगों ने 10वीं में पढ़ा होगा, ऊर्जा के बहुत सारे रूप है, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा ताप ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो हम लोग यहाँ पे जो बंटवारा देख रहे हैं बेसिकली उसी के आधार पे हम लोग देखते हैं कि इसको मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मैकेनिक्स यांत्रिकी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स विद्युतिकी, प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स का मतलब प्रकाशिकी, थर्मोडायनामिक्स ऊष्मागतिकी, मैग्नेटिज्म चुंबकत्व, इन सब भागों में बांट सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे भाग हैं, अगर हम भागों के आधार पे देखें तो बहुत सारे भाग कर सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हम लोग ये कह सकते हैं। इसी तरह से आधुनिक भौतिकी में जिसका मुख्य आधार है इलेक्ट्रॉनिक्स, आज सभी चीज़ हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आधारित है। क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, अभी हम लोग जो टेक्नोलॉजी की जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं सारे के सारे जो है हम लोग आधुनिक भौतिकी में हम लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि आपको अपने जो सिलेबस है 11 और 12 का सिलेबस, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एक बार जो है जान लेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है तो आप जो है मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं। मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि हमारा पूरा फिज़िक्स का सिलेबस जो है ऊर्जा के सिद्धांत के ऊपर बांटा गया है। जो हम लोग यहाँ पे आप देखोगे कि जो हम लोग 11 में पढ़ेंगे वो हमें 12 में नहीं पढ़ना है, जो हम लोग 12 में पढ़ेंगे हम लोग को 11 में नहीं पढ़ना। तो हम लोग को 11 में क्या क्या पढ़ना है ये हम लोग पहले देखेंगे। सबसे पहले आपको 11 में पढ़ना है, आपको ऐसा कोई बटा हुआ नहीं है, आपके पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ कि टूल्स टू स्टडी द फिज़िक्स, वो सारी चीज़ें जो हमें फिज़िक्स पढ़ने के लिए आवश्यक है सबसे पहले हमें उन्हीं को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें सबसे प्रमुख है मैथ्स, गणित। जो हम लोग 9वीं 10वीं तक पढ़े हैं, बहुत सारे बायो के बच्चे जो है ये सोचते हैं कि हमने बायोलॉजी ले लिया तो हमको मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आप याद रखिएगा कि आपको अगर साइंस लेना है तो मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोगों ने मैथ्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। कुछ नई चीज़ें जैसे वेक्टर, कैलकुलस, यूनिट, ये सारी चीज़ें जो है आपको 11-12 में पढ़ना पड़ेगा। वेक्टर एकदम नया है होगा। कैलकुलस जिसके 2 भाग हैं, हिंदी में इसे जो है कलन कहते हैं, इसके 2 भाग हैं, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस, समाकलन और अपकलन। तो इसको भी जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स को पढ़ने के लिए कैलकुलस को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जो पुराना सिलेबस था उसमें आप लोग देखोगे कि शुरू के ही चैप्टर में, छत्तीसगढ़ और बिहार ये सब के जो पुराने सिलेबस थे उसमें शुरू के ही चैप्टर में मैथमेटिकल पोर्शन का एक बड़ा सा चैप्टर दिया हुआ था। लेकिन अभी जो SCERT या NCERT ने जो सिलेबस निकाला उसमें उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने जिस चैप्टर में जिस चीज़ की आवश्यकता है वहाँ पे मैथ्स के उस पोर्शन को रखा है। उदाहरण के लिए जब आप कार्य शक्ति ऊर्जा पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आपको वेक्टर का जो है मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ना पड़ेगा।
इसी तरह से जब आप बलों के बारे में पढ़ेंगे तो वेक्टर का जो है एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा, अर्थात जहाँ पे जो आवश्यकता है वहाँ पे आपको पढ़ना है। आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक पोर्शन जो सबसे पहला चैप्टर है, समझिए इसके बाद वाला ही चैप्टर है, वो है यूनिट एंड डायमेंशन। आप लोग इसके बाद वाले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप जान लीजिए कि यूनिट मतलब इकाई होता है और किसी भी चीज़ को मापन करने के लिए इकाई बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या है इकाइयाँ, उसको हम कैसे ये करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जस्ट इसके बाद वाला जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग को उसके बाद जो चैप्टर पढ़ना है वो यांत्रिकी हम लोग कह सकते हैं, मैकेनिक्स कह सकते हैं। इसमें आप लोग विभिन्न तरह का गतियों के बारे में पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए एक बीमीय गति, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन, इसी के साथ साथ सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, वृत्तीय गति, घूर्णी गति, विभिन्न तरह की गतियों के बारे में आप लोग अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जस्ट उसके बाद वाले चैप्टर में आप जो है लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे, लॉज ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, न्यूटन्स के गति के नियम आप लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बल पढ़ेंगे और बल के प्रकार पढ़ेंगे, उससे संबंधित विभिन्न नियमों को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग उसके बाद एनर्जी एंड वर्क एंड एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, कार्य शक्ति ऊर्जा, उसको एक पूरे चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। आप लोग जानते होंगे ऊर्जा और द्रव्य दो चीज़ें ही इस प्रकृति में हैं। तो हम लोग एनर्जी पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द्रव्य के गुणधर्म। आप लोग सभी जानते होंगे मैटर जो है बेसिकली 3 प्रकार का होता है, आपको पता होगा। पहला जो है ठोस है, द्रव्य है और गैसें हैं। तो ठोस के गुण क्या है? प्रत्यास्था होता है। इसी तरह से द्रव्य के गुण श्यानता होता है, पृष्ठ तनाव होता है। गैसों के गुण बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो ये सारे 3-4 चैप्टर में जो है आप लोग जो है द्रव्यों के गुण के बारे में पढ़ेंगे। और उसके पश्चात एनर्जी का जो एक प्रमुख रूप है, जो सबसे पुराना रूप है, जिसका खोज सबसे पहले मनुष्य ने किया है, वो है ऊर्जा, ऊष्मा। तो हम लोग उसके बाद 3 चैप्टर लगभग जो है ऊष्मा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, क्लास 10 में भी आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ा है। यहाँ पे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इस चैप्टर को आप लोग जो है डिटेल में जो है आप लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद वेव्स एंड साउंड, तरंगे और ध्वनि एवं तरंगे, इसको हम लोग जो है इसके बाद वाले चैप्टर में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये जितने जो है लगभग 16 चैप्टर को मिलाकर के आपका क्लास 11 का सिलेबस बना है। अब क्लास 12 के सिलेबस में क्या पढ़ना है? तो ऊर्जा का जो अन्य रूप है, जैसे ऊर्जा के जो अन्य रूप है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत यानी कि आवेश। अगर आवेश स्थिर है तो हम उसको स्थिर वैद्युत में पढ़ेंगे। इसमें 2 चैप्टर है। इसी तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर आवेश जो है गतिशील हो गया तो हम उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, तो उसे हम लोग द्वितीय चैप्टर में जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है इफेक्ट्स ऑफ करंट, विद्युत धारा की क्या क्या जो है इफेक्ट्स है। उदाहरण के लिए विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव होता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। तो इन सब प्रभावों के बारे में हम लोग 2-3 चैप्टर में पढ़ेंगे। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव नहीं है क्योंकि केमिस्ट्री में है वो, इसलिए फिजिक्स से उसको हटा दिया गया है। बाकी जो है आप लोगों को इफेक्ट्स ऑफ करंट में जो है आपको ऊष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ इसमें चुंबकत्व का भी जो है एक पूरा चैप्टर जो है आपको इसमें पढ़ना है। उसके पश्चात जो है मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। ये 2 चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत 8 या 9 मार्क्स के अंक के पूछे जाते हैं। ये एक चैप्टर है। उसके पश्चात आपको ऑप्टिक्स पढ़ना है। ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाशिकी। इसमें आपको प्रकाशिकी के 2 रूप होते हैं, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। तो किरण प्रकाशिकी में आप परावर्तन, अपवर्तन, प्रिज्म, प्रकाशिक यंत्र आदि के बारे में पढ़ेंगे। और जब आप उसी में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, तो उसमें आप व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, इन सब चीज़ों के बारे में ऑप्टिक्स में जो है पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी लंबा चैप्टर है। आपको उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना है, नाभिकीय भौतिकी, इसमें 2 चैप्टर पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ना है आप लोग को, विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ना है। आप लोगों ने यहाँ भी 11 में वेव्स पढ़ा था, लेकिन ये वेव्स था यांत्रिक वेव,
और यहाँ पे तरंगों का दूसरा रूप जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, जैसे प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो उसके गुण के बारे में पढ़ना है। फिर सेमीकंडक्टर जो हम अर्धचालक पढ़ते हैं, यानी कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स समझ लिए, यहाँ पे पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रवाह। और फिर टेलीकम्युनिकेशन, आखिरी चैप्टर जो है टेलीकम्युनिकेशन। अभी जो हम लोग कम्युनिकेशन का ही समय है तो उसके बारे में 2 चैप्टर पढ़ना है। इस तरह से हमारा 11 और 12 का पूरा सिलेबस बटा हुआ है। आपको केमिस्ट्री के सिलेबस से आप यहाँ पे अंतर क्या देखेंगे कि आपको जो 11 में पढ़ना है उसको 12 में नहीं पढ़ना है, जो 12 में पढ़ना है उसे 11 में नहीं पढ़ना है। एक तरह से ये हमारे लिए सुविधा भी है कि अगर किसी बच्चे ने जो है 11 में अच्छे से नहीं पढ़ा, 12 में अच्छे से मेहनत किया तो बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकता है। लेकिन एक आपको असुविधा भी है, ध्यान दीजिए कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, किसी भी जॉइंट एंट्रेंस हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में जितने नंबर के प्रश्न के 11 से पूछे जाते हैं उतने ही नंबर के प्रश्न को 12 से पूछे जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे 11 में पढ़ने में लापरवाही दर्शाया तो हो सकता है आपको 12 के बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे अंक आ जाए, लेकिन कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए, मार्क्स लाने के लिए आपको जितना मेहनत क्लास 11 में करना पड़ेगा उतनी ही मेहनत क्लास 12 में भी करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग फिजिक्स को पढ़ने के लिए जुट जाइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो आप देखेंगे कि आप फिजिक्स को छोड़ेंगे ही नहीं। मेरे साथ बने रहिए। हम लोग इसके आगे फिजिक्स क्या है और आगे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इसके आगे क्लासेस में हम आपको जो है बताएंगे। थैंक यू।